people here standing in solidarity. The parents, along with other protesters, were gathered. Whenever we come to a discussion about women, मन में आया कि बच्ची इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, कैसे जीती, कैसे प्रूव करते कि नहीं? लोग ये भी सवाल करते कैसे हुआ। अच्छा, सबसे मुश्किल क्या रहा आपके लिए इस पूरे समय में? सुप्रीम कोर्ट में वो सारी डम्मी जो होती है, सारे सामान जो होते हैं। क्या डमीज थे वो? क्या चीज थी वो? रॉड थी, जिससे उन लोगों ने। हाँ, लेकिन जो दुख हमने देखा है, जैसे हमने अपने बच्चे को तड़पता देखा है, वो सांस नहीं ले पाती थी। 12 दिन वो जिंदा रही, सांस चलती रही, एक बूंद पानी नहीं मिला उसको, लेकिन फिर भी कह रही है कि उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। अभी भी लगता है कि शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है, लेकिन फिर उठ के खड़े होते हैं कि नहीं भाई, बच्चे हैं, परिवार है। फोन आया कि आप ज्योति के पापा बोल रहे हैं? कहाँ? तो जल्दी से सफदरजंग आ जाइए, ज्योति का एक्सीडेंट हो गया है। उन्होंने बोला कि 20-22 फुट की जो आंत होती है, उसमें 1 फुट भी आंत सबूत नहीं। बोली नहीं, लेकिन आँखें खोली तो आंसू निकल गया। सच कहिए मैडम, तो 23 साल की थी ज्योति। कितना कुछ हम लोगों ने यहाँ अच्छे दिन गुजारे होंगे, हंसी खुशी के गुजारे हैं, वो दिन कम याद आता है। कुछ कर नहीं सकते, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हो बस खुश रहे। आज 24 अगस्त 2025 है, जिस दिन हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज से ठीक 12 साल 8 महीने और 8 दिन पहले दिल्ली में एक ऐसा केस हुआ था जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। लेकिन उस दिन से अब तक क्या बदला है? 16 दिसंबर 2012 से हम 2025 तक आ गए हैं, लेकिन क्या समाज में कोई सुधार हुआ है? इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हाइप बाय निहारिका के स्टूडियो में इस वक्त हैं निर्भया की माता जी, आशा देवी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। कैसी हैं आप? ठीक है। बहुत लंबी लड़ाई रही आपकी। 2012 2020 में जाकर फांसी दी गई थी। ये इतना लंबा समय आपने काटा कैसे? देखिए, उस टाइम पता नहीं चला। समय जो 7-8 साल का था, तो उस टाइम कहाँ जाना, कहाँ क्या करना, किससे मिलना, तो 7-8 साल निकल गया। बस कुछ याद रहता था तो ये रहता था कि उनको सज़ा नहीं हुई, कब होगी, कैसे होगी, कहाँ जाना है, किस कोर्ट में जाना है, किससे बात करना है। तो वो समय वैसे निकल गया। बल्कि अब कभी कभी समय भारी लगता है, चीज़ें याद आती है। सबसे तो क्या कहें, अफसोस होता है या तकलीफ होती है कि उस टाइम जब घटना हुई थी तो हम नहीं किसी को जानते थे, या वो लोग जो हमें आज भी हम नहीं जानते हैं, नहीं मिल पाए सबसे। सब लोगों ने निस्वार्थ भाव से आवाज़ उठाई, सपोर्ट किया कि निर्भया को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में था, खासकर जिनके पास बच्चियां हैं, परिवार है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए या अब चीज़ें बदल जाएगी। सबके मन में था कि इतनी बड़ी घटना हुई है, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन अब हम अपने समाज का या खुद का, बच्चियों का दुर्भाग्य है कि आज इतना चीज़ें बदल गई, इतना हमारा, कहते हैं भारत हमारा आगे बढ़ गया। हमारी बच्चियां भी अलग अलग फील्डों में अपना पैर जमा ली। लेकिन अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें,
और एक तबका जो है आज भी दबा हुआ है। मैं आज सुबह की बात कर रही हूँ, मन इतना खराब हो गया उस वीडियो को देख के कि जैसे लग रहा था, एक तरफ दिमाग में था कि हमें वहाँ जाना है। और सुबह सुबह लगभग 10 बजे के आसपास मैंने किसी से बात करी और उस वीडियो को देखा। मैंने सोच लिया कि अरे एक औरत होके एक औरत को कैसे ऐसे कोई कर सकता है, वो भी चंद पैसों के लिए। तब मेरे मन में है कि आज भी तो हम कहीं ना कहीं 2012 में ही खड़े हैं। अगर हम महिलाओं को सुरक्षा के लिए देखें, अलग अलग जगहों पे घटनाएं हो रही है, तो मुझे बहुत अंदर से मन हिल गया कि ऐसा कैसे हो सकता, कैसे कोई कर सकता है ऐसे। भाई बच्चे को चोट लगती है तो तकलीफ होती है कि कैसे लग गई। आप किसी को ऐसे कैसे जला सकते हो भाई, किसी के बच्चे को? एक मन में भी तो सोचना चाहिए कि नहीं, किसी को किसी चीज के लिए जला रहे हो, उसको जला के मार रहे हो, खुद को क्या जवाब देंगे वो लोग? उनको सजा भी 2, 4, 10, 20 साल की हो जाएगी, बच्ची तो नहीं आएगी वापस। बच्ची तो नहीं आएगी। उसको क्या मिला, उसके माँ बाप को क्या मिलेगा? हमने 8 साल लड़ाई लड़ी, सबने सपोर्ट किया, उनको सजा भी हो गई, लेकिन आज भी तो हम खाली हैं। हमें क्या मिला? हमारे बच्ची को क्या मिला? 22-23 साल की उम्र में उसने अपनी अभी जिंदगी शुरू भी नहीं की, सोच रही थी क्या करना है क्या नहीं करना है, और खत्म हो गई। तो यही है कि हम सबको सोचना चाहिए कि हम क्या करें, कैसे करें, चीज़ें कैसे ठीक होगी। कहीं ना कहीं तो कुछ छूट रहा है, जो आज भी अलग अलग तरह के अलग अलग घटनाएं हो रही हैं। तो क्योंकि जब हम इस पे बात करते हैं, कहीं जाते हैं तो कई लोग हमसे सवाल करते हैं। एक अभी 2 हफ्ते पहले कहीं गई थी, वो कलकत्ता वाले जो विक्टिम है आए थे, उसके माँ बाप। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो उनके केस में एक लेडीज थी, उसने उनको मैंने उनका ठीक से केस नहीं किया, खराब कर दिया। तो मैंने कहा कि मैंने एक महिला की सपोर्ट नहीं करती है तो वो भी किसी की बहन होगी, जो जिसके लिए काम कर रही है वो भी किसी की बेटी थी। सच बात है। तो किसी ने सवाल किया कि आज जो घटनाएं हो रही है, जो पुरुषों को मार दिया जा रहा है शादी के बाद अलग अलग तरीके से, हमने कहा कि देखो मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। मेरा तो मानना है कि क्राइम तो क्राइम है, चाहे पुरुष करे चाहे औरत करे, और चाहे पुरुष के साथ हो चाहे औरत के साथ हो। अगर पुरुष के साथ घटनाएं हो गई, पुरुष के साथ बर्बरता हुई, तो जो किया उसको सजा दो, चाहे वो औरत क्यों ना हो, वो 22 साल की लड़की क्यों ना हो। तो हमारी तो लड़ाई क्राइम के खिलाफ है। भाई जिंदगी ऐसे नहीं मिलती है, जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि किसी को पैसे के लिए खत्म कर दो, किसी के लिए खत्म कर दो। इतनी जिंदगी सस्ती नहीं है। एक इंसान की, एक परिवार पति पत्नी होता है, अगर उसको बच्चे हैं, 2 हैं, 1 है, उसकी पूरी लाइफ उनको संवारने में, बड़े करने में लग जाती है। वो अपना लाइफ भूल जाता है कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है, कि हमारा बच्चा आगे चल के अच्छा हो। और उस बच्चे को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उस बच्ची को या बच्चे को दहेज के लिए मार दो, किसी के लिए मार दो कि हम दूसरे को चाहते हैं उसको मार दो, तो गलत है। तो सजा तो दोनों को मिलनी चाहिए, चाहे लड़की है चाहे आदमी है। तब उन्होंने आके मेरे से गले लगे, कहा कि मैडम हम यही चाहते थे कि आप क्या चाहना चाहते हैं। हमने कहा कि अब आज आप बात कर रहे हैं, हम तो कई बार
चैनल पे होते थे, कोई बच्चे हमसे सवाल करते थे, ना हमने कहा कि भैया क्राइम कोई भी करे सजा उसको मिलनी चाहिए, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अच्छा, जिस केस के बारे में वो बता रही थी आपको बता देती हूँ। ग्रेटर नोएडा में निकी नाम की एक लड़की थी जिसे उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए, उसके पति ने, उसकी सास ने, उनके परिवार ससुराल वालों ने मिलकर आग लगा दी। उस लड़की की डेथ हो गई और उसकी सगी बहन उसी घर में है, उसी घर में ब्याही हुई है। और उसके छोटे बच्चे ने, निकी के बच्चे ने आके बताया कि पापा ने पहले मम्मी को मारा और उसके बाद उन्हें लाइटर से आग लगा दी। और ये 2025 में हमारे समाज में हो रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। लेकिन इसी के साथ हम एक चीज़ देखते हैं कि कोई बदला निकालना हो, किसी से आपकी कोई ऐठ हो, कुछ भी हो, उनकी बहू बेटियों पे आप चले जाते हैं, सारी गालियाँ बहू बेटियों पे होती है। आपको किसी का कुछ बुरा करना है तो उसकी बेटी के साथ गलत कर दो। जो एसिड अटैक के केसेस होते हैं, हमने कई बार देखा है कि गांव में कोई लड़ाई थी तो उसकी बेटी के ऊपर एसिड फेंक दिया। लड़का किसी लड़की को पसंद करता है, लड़की ने मना कर दिया तो उसके ऊपर एसिड फेंक दिया। ये सारा कुछ लड़कियों के साथ होता है जी। तो मतलब इतना कमजोर आपने समझा हुआ है लड़कियों को? क्योंकि हमारा समाज की जो सोच है वो कमजोर है, सोचने की जो शक्ति है वो कमजोर है, दो तरफा है। आज भी हम टेक्नोलॉजी के तरफ से, पढ़ाई के तरफ से बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी वही है, प्रथा वाली ही है। आज जो बच्ची के साथ हुआ है ये एक दिन का तो होगा नहीं कि एक दिन हुआ मार पीट के जला दिया। जब वो मांग रहे हैं, बच्ची ने जरूर कही होगी कि नहीं हाँ पापा, हाँ मम्मी पैसे मांग रहे हैं, तो अगर इस चीज को पहले ही समेटा गया होता तो शायद वो घर नहीं लेकिन वो बच्ची जरूर होती। लेकिन वही प्रथा है कि भाई, हम कई बार सुने हैं, कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि बेटी की डोली घर में आती है लेकिन अर्थी निकलती है। लेकिन आज वो प्रथा सही हुई। अगर उसमें हम वीडियो में देखते हैं उसकी बड़ी बहन है तो उसके साथ उसने कई चीजें बता रही थी कि हमको मारते थे, रात में हम लोग बेगर खाए इंतजार करके सो जाते थे कि वो आएंगे तो हम खाएंगे। भाई क्यों वो नहीं खाएंगे तो तुम नहीं खाओगे? क्यों नहीं खाओगे? वो जहाँ हैं, होटल में गए हैं, पार्टी में गए हैं, वहां खा के तो आएंगे। ये निकी की बहन की बात मैं कर रही हूँ। तो जिस घर में दो बहनें हैं, अब उस घर में ऐसे घटना हो गई सगी बहनों में, तो कहीं ना कहीं ये सोच की प्रॉब्लम है। उस बच्ची को सपोर्ट नहीं मिला, ससुराल से तो नहीं मिला, लेकिन उसको पीहर से भी नहीं मिला। जब आप वो मारपीट हो रहा है, उसके साथ बर्बरता हो रही है, तो भाई उस समस्या का समाधान करो। नहीं आपके पास नहीं, हम नहीं कहेंगे कि पैसे दो। क्यों पैसे दो? अगर आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ भी करना है तो अपने बले बूते करो, कि किसी से दहेज के हिसाब से पैसे लेके आप बिजनेस करके बड़े बनोगे। लेकिन सबसे दुख की बात है कि उसमें वो उस लड़के की माँ सामने दिख रही है, वो मारपीट कर रही है। तो भगवान ने अगर बेटी दिया होगा तो बेटी का तो दुख समझ आना चाहिए कि किसी को पैसे के लिए, दहेज के लिए किसी को जान से खत्म कर देना बहुत मुझे लगता है दुर्भाग्य। इसीलिए समाज में कहा जाता है कि औरत औरत की दुश्मन होती है। मैं आज भी कहती हूँ, मैं तो चैनल पे कहती हूँ कि अगर बहू आ रही है, अगर उसको सास सपोर्ट करे तो ऐसे तो कम से कम ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही है। ऐसे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि भाई मत तुम बेटी मानो, लेकिन एक परिवार तो मानो। ये तो यही मान के छोड़ दो कि भाई तुम्हारे बेटे से ब्याह करके आई है, वो भी किसी की बच्ची है। मत मानो बेटी, लेकिन एक इंसान तो मानो, एक इंसान की तरह तो रहो। सच बात है। हम तो अब तो हम लोग गांव से हैं, हम लोग शहर से बहुत दूर दूर के हैं। अब तो चीजें बदल गई हैं, अब तो बहुत अच्छे से लोग रखने लगे हैं बहुओं को। लेकिन कहीं ना कहीं अभी चीजें हैं, चिंगारियां हैं जो
उभर उभर के बाहर आ रही हैं, जो आज देख के, आज सच्ची में मेरे को वीडियो देख के मेरा मन बहुत झकझोर गया अंदर से कि ऐसे कैसे हो सकता है, कैसे अपने परिवार में कैसे लोग ऐसे कर देते हैं, जला देते हैं। इसी पे ना समाज का एक ऐसा भी तबका है जहाँ पर माँ ही अपनी बेटी से कहती है कि थोड़ा सहना सीखो, थोड़ा चुप रह लिया करो, परिवार चल जाएगा तुम्हारा, घर बस जाएगा तुम्हारा, पति ने एक बार डांट दिया तो क्या हो गया, या अगर वो तुम्हें कुछ बोल देता है तो क्या हो गया, अब तुम्हारा परिवार है, तुम्हारी शादी कर दी है, वो तुम्हारा परिवार है, तुम संभालो। आपको नहीं लगता कि सिर्फ शादी कर देना, बेटी को ब्याह के उसको विदा कर देना घर से, उसके बाद पल्ला झाड़ लेना होता है अगर आपने अपनी बच्ची से ये कह दिया कि अब तुम्हारा परिवार है, तुम देखो? होता है, हमने कई जगह सुना है, होता है ऐसे, कह देते कि अब वही तुम्हारा घर है, वही माँ बाप है। लेकिन माँ बाप भी तो, वो माँ बाप भी तो समझे कि हम बेटी हैं उनके, हम बहू हैं उनके। तो कहीं ना कहीं जो ऐसी घटनाएं होती है तो कमियां तो परिवार की होती है ना। माँ बाप से ऐसा नहीं है कि माँ बाप से बच्चियां कहती नहीं होंगी, लेकिन इस बच्ची को सपोर्ट नहीं मिला, कोई रास्ता नहीं मिला, तभी तो वो जल गई। और अब आखिरी में चाहे जितना रो पीट लो, अब रो पीट लो, लड़ो लड़ो, क्या आपको भी क्या मिलेगा? 10 जगह कोर्ट में जाओगे, धक्के खाओगे, 10 लोग, जैसे हम भी कर रहे हैं कि भाई शायद आपने कुछ सपोर्ट किया होता तो वो बच जाए 10 तरह के सवाल लोग करेंगे। जब अचानक घटनाएं हो जाती हैं तब लोग नहीं छोड़ते हैं। मेरे को लोग ने बहुत सपोर्ट किया, बच्चियों ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन बहुत लोग भी कुछ बोले, बहुत लोग गलत बोले। लोगों को हमारी तकलीफ नहीं दिखी, लेकिन ये दिख गया कि इनको तो मीडिया का मिल गया, इनको तो बहुत सपोर्ट मिल गया, बहुत पैसे मिल गए। लेकिन ये भी तो सोचो कि हमने 13 साल पोस पाल के एक बच्चा खो दिया। लेकिन हम क्या बोले, हम हमारे साथ जो अच्छे लोग जुड़े, अच्छे मन से, सच्चे मन से जुड़े, हम उनको फॉलो करके उनके साथ होके चले, हम वो नहीं देखे। आज तो मन में थोड़ी तकलीफ है उस बच्ची को जो जला दी गई है, इसलिए मेरे मुंह से ये निकल गया, नहीं तो मैं ऐसे अपने लिए कुछ कहती भी नहीं हूँ। मेरा तो आज भी हम उसी चीज से जूझ रहे हैं। हम तो यही सरकार से भी, प्रशासन से हम आग्रह करते हैं कि अगर आप कहते हैं कि हमारा संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन बच्चियों के लिए क्या है? हमारा संविधान जितना बड़ा है उतना ही उसमें सुरक्षा है, और उतना ही उस जगह निकाली गई है कि मुजरिम क्राइम करे, बच्चियों के साथ रेप करे, बलात्कार करे, जला दे और इस रास्ते से निकल जाए। तो उसको ठीक करिए, उसको सुधारिए। अगर फांसी की सजा है संविधान में, आप किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो आपने ये तो लिख दिया कि नहीं 10 साल, अगर 10 साल में फांसी नहीं होगी तो वो छूट जाएगा। तो आपने ये क्यों नहीं लिखा कि उसको अपील कौन कराएगा? आपने सरकार पे समय बाधित क्यों नहीं किया? तो आपने छोड़ दिया कि भाई फांसी की सजा सुना दी गई, परिवार वाले सुन लेंगे कि फांसी हो गई है, वो घर बैठ जाएंगे, 10 साल निकल जाएगा, आपका मुजरिम निकल जाएगा। तो संविधान बड़ा है, लेकिन उसको सुधारिए। कानून बना के इतने रखने से नहीं होगा, उसको कानून को कानून की तरह काम करना पड़ेगा। तब इंसान की सुरक्षा होगी, तब इंसान की मदद होगी, तब इंसान को इंसाफ मिलेगा। नहीं तो हम इतना बड़ा संविधान लेके ढोते रहेंगे। अच्छा, सबसे मुश्किल क्या रहा आपके लिए इस पूरे समय में? क्योंकि घर में और बच्चे थे, नॉर्मल परिवार तो चलेगा, खाएगा पिएगा इंसान, सारा काम धंधा करेगा, रिश्ता, परिवार, नातेदार, ये सब लोग रहेंगे, और उसके साथ एक जो घटना हो गई, उसका बोझ, उसका दर्द, वो भी साथ रहेगा। तो ये जो पूरा समय बीता, इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या रहा आपसे? किस चीज़ से डील करना, किस चीज़ को एडजस्ट करना, अपनाना? देखिए, मुश्किल तो बहुत रहे, घर में भी रहे, क्योंकि 2 बच्चे थे, हम उनको समय नहीं दे पाए, हम उसी दुख में रहे। हमें ये भी नहीं ध्यान कि हम बच्चों को समय से रोटी दे, बल्कि हमको तो दोनों बच्चों को अलग अलग दिल्ली से बाहर एडमिशन करवाना पड़ा।
दोनों को एडमिशन बाहर करवाए। समस्या ये रही कि जब हम केस हो गया, चलिए बहुत लोग सपोर्ट भी करते थे, केस हो गया, वहां कोर्ट में जाने पे बहुत ताजुब होता था कि इतनी बड़ी घटना हो गई, सारी चीजें साफ है, फिर भी प्रूफ करना पड़ रहा है कि नहीं हमारी बच्ची के साथ ऐसा घटना हुई। कई बार तो एक आध बार तो कोर्ट में बैठे रहते थे, सुनवाई चलती रहती थी, बहस होती रहती थी। एक बार तो मेरे को जब इतनी तकलीफ हुई, कोई नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा इस दुनिया में ना रहे, लेकिन उस दिन मेरे को ये एहसास हुआ जिस दिन हाँ सुप्रीम कोर्ट में वो सारी डम्मी जो होती है, सारे सामान जो होते हैं, जब आए फिर भी कह रहे हैं कि नहीं ये सब गलत है, ये सब बनावटी है। क्या डमीज थे वो? क्या चीज थी वो? वो रॉड थी जिससे उन लोगों ने, हाँ। उस दिन मेरे मन में आया कि बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो ठीक है, आज जो रहती तो उसको हजारों जगह सबके सामने प्रूफ करना पड़ता कि नहीं हमारे साथ ऐसे हुआ है, जैसे मेरे को प्रूफ करना पड़ रहा है कि नहीं बेटी के साथ हुआ है। फिर भी उसको झुझला रहे हैं कि नहीं ये सब बनावटी है। और कोई इतना क्यों बोलेगा? क्यों बोलेगा? कोई अपनी बच्ची के लिए या अपने परिवार के किसी के लिए या किसी जानने वाले के लिए ऐसी बात क्यों कहेगा? तो उस दिन मेरे को लगा कि बच्ची इस दुनिया में नहीं है तो बहुत अच्छा है, कम से कम उसको जो दुख मिला, क्योंकि कैसे वो जीती, कैसे प्रूव करते कि नहीं। लोग ये भी सवाल करते कैसे हुआ, लोग तभी भी सवाल किए कि क्यों गई। 12 साल बाद सवाल आज भी वही है। एक लड़का पी करके रोड पे 2 बजे रात को घूम रहा है, उसका कुछ नहीं है, लेकिन एक लड़की 10-11 बजे रात को बाहर अपने रास्ते से आ रही है, भाई इंसान है, गाड़ी नहीं मिली, भीड़ हो गई, छूट गई, तो आप फटाक सवाल करेंगे, अच्छे पढ़े लिखे सवाल कर देंगे कि क्या कर रही थी उतनी रात को वहां। भाई जिसने रोड बनाया, जिसने भेजा इस दुनिया में, ये बना के तो नहीं भेजा कि इस पे लड़के चलेंगे लड़कियां नहीं चलेंगी। तो बहुत बहुत मुश्किल रही मैम। घर में खाना बन भी जाता था, समय जाने का पता होता था कि नहीं मुझे 9 बजे जाना है, लेकिन आने का पता नहीं होता था। कई बार ऐसे भी सवाल लोगों ने किया कि आप इतना क्यों मत्था मार रही हैं, आपकी बच्ची तो नहीं आएगी। हमने कहा कि देखिए ये तो मैं नहीं जानती कि मैं क्यों मत्था मार रही हूँ, लेकिन मैं इसलिए मत्था मार रही हूँ कि जिसने जो ऐसा किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। कई लोगों ने सवाल किया कि आपको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है। हमने कहा कि देखिए कोई हम शक्ति लेके, चाहे हमारे भगवान नहीं है हम, लेकिन जो दुख हमने देखा है, जैसे हमने अपने बच्चे को तड़पता देखा है, हम तो कहते हैं हमको उस तकलीफ ने, हमारी बच्ची ने हमको सब शक्ति दी, हमारी बच्ची ही हमारी गुरु बनी। वो सांस नहीं ले पाती थी, 12 दिन वो जिंदा रही, सांस चलती रही, एक बूंद पानी नहीं मिला उसको, लेकिन फिर भी कह रही है कि जब ये पुलिस वाले आते थे बयान लेने की, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। मैडम आपने मीडिया से रिपोर्ट बनाया, सुना, लेकिन मैंने तो आंखों से देखा है, मैं तो, लेकिन फिर भी मैं जिंदा हूँ। क्यों जिंदा हूँ, कैसे जिंदा हूँ पता नहीं।
जो चीज आज भी वो चीजें फिल्म की तरह आंखों में आती है, लेकिन पता नहीं कर्म में था, देखना था, झेलना था, जीना था। आज लोग कह रहे हैं कि पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए। हमने तो अपनी जमीन बेच के बच्ची को डॉक्टर बना दिया था। नहीं बड़ी बनती, MBBS नहीं कर पाई, नहीं हो पाया, लेकिन आज वो घर में वो भी डॉक्टर होती। तो लेकिन सबसे दुख यहाँ हो रहा है कि बहुत चीज़ें बदल गई, लेकिन मैं हर केस पे बात करती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, सब कुछ मेरे को पता है, लेकिन आज भी महिलाओं के लिए कुछ बदला नहीं है। अगर अब तो ऐसा देखने में लगता है, मुझे लगता है कि हम कहते हैं इंसाफ मिले किसी को, जब केस हो गई तो केस साफ सुथरी कोर्ट में पहुंचेगी तभी तो इंसाफ मिलेगा किसी को, तभी तो कोई लड़ेगा। अब तो कोर्ट में ही केस नहीं पहुंच रही है। FIR लिखवाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। हालत खराब हो जाती है, 2-3 महीने लग जाते हैं। आप उस नियम को फॉलो करते हो, उस संविधान को फॉलो करते हो, पता ना 100 साल पुराना है, कि 90 दिन के अंदर अगर चार्जशीट नहीं होगी तो मुजरिम छूट जाएगा। तो उस चीज को क्यों नहीं फॉलो करते कि 90 दिन से पहले चार्जशीट हो जाए कि मुजरिम ना छूटे। लेकिन मंशा है आपकी छोड़ने की, नजरिया है देखने का बात को। हाँ, आपको अगर छोड़ना हो, किसी को छोड़ना हो, तो आप 100 साल पहले का पुराना का कानून देख लेते हैं कि नहीं, चार्जशीट नहीं लगी तो छूट गया। लेकिन आप उस चीज को क्यों नहीं बदले, उस पुलिस को क्यों नहीं बदले, उस व्यवस्था को क्यों नहीं बदले, या कि 90 दिन से पहले चार्जशीट लग जाए कि मुजरिम ना छोटे। तो भाई आपकी मंशा है कि नहीं, वो उसको छोड़ना है, तभी तो आपने चार्जशीट नहीं लगाए। तो ये कहीं ना कहीं जो भी चीजें हो रही है, हमारी व्यवस्था की कमी है। जब तक हमारी व्यवस्था ठीक नहीं होगी तब तक अब तो लड़के भी मारे जाने लगे। अब क्या करोगे, कैसे समाज को सुधारेगा, कैसे किसी को इंसाफ मिलेगा। कि लड़की को तो आपने साइड कर दिया कि वो घूमने गई थी, या वो लिविंग में थी, या वो ऐसे थी, शादी से पहले क्यों लिविंग में आई। लेकिन अब तो अलग दिशा बदल गई। अब तो दोनों के लिए चिंता है, बेटा है उसके लिए भी चिंता है, बेटी है उसके लिए। पहले तो यही था ना कि बेटी को बाहर कैसे भेजेंगे, अब तो दोनों के लिए चिंता है। 2-4 केसेस जब से सामने आए थे, उसके बाद कितने लोगों ने आके बोला आगे आके कि अब तो डर लगता है शादी करने में। हाँ, आपके मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे बहुत मिलता है पढ़ने को कि अब तक तो आपने बेटी को बचाया, बेटी को पढ़ाया, अब लड़के को कौन बचाएगा। तो भाई आप वो ऐसा समाज बनाओ ना, वो ऐसी चीजों को ठीक करिए ना। और बेटी को अगर बचाया और बेटी को पढ़ाया, फिर भी कौन सा बेटी सुरक्षित है? नहीं है, नहीं सुरक्षित है। NCRB का डेटा है 2023 में करीब 30,000 रेप हुए, मतलब रोज के हिसाब से करीब 85। और अगर हम लोग हर घंटे की बात कर ले तो 3-4 रेप होते हैं। और ये वो हैं जो रजिस्टर करवाए गए हैं, क्योंकि अगर डेटा आया है तो ये वो केसेस होंगे ना जो रजिस्टर हो गए, सामने आ गए, जो सामने आ गए। नहीं आए वो कितने हैं उसका कोई गिनती नहीं है। और उसके बाद कुछ नहीं सुधर रहा है। लोग कैंडल मार्च कर लेंगे, चीखना चिल्लाना होगा, लेकिन समाज में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। अभी 15 दिन पहले, 2 हफ्ते हो रहे हैं, मैं हालांकि उसके लिए ही मुझे बुलाया गया था। वो कलकत्ता वाले
जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज हाँ, वाला केस। उनके माँ बाप आए थे दिल्ली में, हाथ में फाइल ले रखे थे, रो रहे थे। मेरे को अपने दिन याद आए कि बताओ, पढ़ाए लिखाए औलाद चली गई, अपना घर बार छोड़ के कलकत्ता से दिल्ली में हाथ में फाइल लिए बेचारे घूम रहे हैं कि सबसे कह रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इंसाफ दो। कहाँ है सरकारें? क्या सरकार को ये पता नहीं चलती है? क्या राज्य सरकारों को ये पता नहीं चलता है? क्या कानून व्यवस्था को पता नहीं चलता है? आप क्या दे रहे हो समाज में? क्या दे रहे हो कि एक बच्चा चला गया, चंद टुकड़ा लेके माँ बाप इस दर उस चैनल उस दर भटक रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें अपना दिन याद आ गया कि हम लोग दोनों जने पीछे पीछे कहाँ जहाँ नहीं जाना, किसके कौन सा नेता, कौन सा विधायक, कौन सा एमपी, जहाँ लगता था कि नहीं यहाँ मिलेगा, तो मुझे लगा कि अब इनकी भी यही लाइफ शुरू हो गई। उस केस में हमको तो नहीं लगता है कि जो असली मुजरिम था वो पकड़ा गया। वो जो पकड़ा भी गया, वो उसको किस तरह उसको खड़ा कर दिया गया, क्योंकि वो बता रहे थे कि वो जज के सामने बोल रहा था कि जज साहब मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन वहाँ घटना हुई, वहाँ तुरंत प्लास्टर होने लगा, प्लास्टर तोड़ दिया गया। आखिर किसी के कहने पे तो तोड़ा गया होगा। तो वहाँ जब चीज को खत्म कर दिया गया, इसलिए खत्म कर दिया गया कि नहीं पता चलेगा किसी को, चल भी गया तो क्या हुआ। तो हम आज भी यही कहना चाहेंगे कि जो भी हमारा कानून है, कानून की कमी नहीं है, लेकिन जो इसमें बैठे लोग हैं उनकी सोच की कमी है। वो नहीं चाहते कि किस केस बाहर आए या किस रजिस्टर हो या किसी को इंसाफ मिले। केस हो गई, लड़की खत्म हो गई, वो भाई जल्दी से दफना दो, चीजें खत्म कर दो, 2-4 दिन मीडिया पर चल गया, क्योंकि कोर्ट में केस जाने ही नहीं है। ये तो हम चिल्लाते हैं कि उनको पकड़ो, उनको सजा दो, वो दो। जब वो पकड़े भी जाएंगे, केस सही तरह से कोर्ट में जाएगी, तब तो किसी को इंसाफ मिलेगा, तब तो कोई लड़ेगा। आप नेता से कोई कैसे लड़ेगा? पुलिस से कैसे कोई लड़ेगा? कोर्ट तो एक फिर भी माध्यम है कि भाई हम किसी थ्रू कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं, जज हमको सुन सकते हैं। लेकिन जब कोर्ट तक जाएगा नहीं तो किसी को इंसाफ कैसे मिलेगा? फिर हम कहाँ कौन सा दुनिया में आगे बढ़ गए, कौन सा दुनिया में आगे बढ़ के आज एक बच्चा सुरक्षित नहीं है, एक बच्ची सुरक्षित नहीं है। सारी चीजें, लड़कियां भी तो पढ़ी लिखी होंगी, उनके माँ बाप भी तो पैसे लगाए होंगे। आज ये कौन सा समाज में हम जी रहे हैं कि चंद पैसे के लिए किसी को उठा के जला दो। अच्छा, जब बहुत कुछ बुरा होता है जिंदगी में तो 2 चीजें होती हैं, या तो भगवान पर इंसान और विश्वास करने लगता है, या भगवान पर से विश्वास हट जाता उठ है। जाता है। क्या हुआ आपके साथ? जब ये सब कुछ हुआ तो और ऐसा लगा कि अब सब कुछ भगवान के ऊपर है, या लगा कि कुछ भी नहीं है? देखिए, भगवान पर से भरोसा तो नहीं उठा, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। भगवान भी हमें रोटी नहीं देगा। भगवान को हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन जब तक हम जाके कहीं काम नहीं करेंगे हमें रोटी कैसे मिलेगा? तो भगवान पर से भरोसा नहीं उठा, भगवान पर भरोसा रहा, भगवान से प्रेरणा मिली
कहीं ना कहीं लुप्त में या प्रत्यक्ष में सपोर्ट मिला, नहीं तो कोई कैसे कैसे चल सकता है, कैसे बेगर खाए 12-12 घंटे घूम सकता है दिल्ली में। लेकिन वो भी समय था, आज भी था, आज भी है, जिंदा है। लेकिन कहीं ना कहीं तो मन तड़पता है ना। हाँ, संतोष होता कि किसी के बच्चे के साथ कुछ नहीं होता है, अगर हो भी गया तो उसको सच्चे मन से लोगों को सपोर्ट मिलता, उसको इंसाफ मिलता। मान लीजिए हमारे घटना हो गई, अगर उससे हर केस में 2 लोग 4 लोग होते हैं, उसी टाइम से चीजें ठीक हो जाती तो क्यों हम किसी को फांसी की सजा मांगेंगे? अगर सब कुछ ठीक रहे क्यों हम फांसी की सजा मांगेंगे? उस टाइम हो रहा था कि नहीं, एक लड़की के लिए इतने लोगों को फांसी पाई, तो एक लड़की के साथ इतने लोग कैसे गलत कर सकते हैं? किसी ने भी किसी को नहीं रोका। हाँ, अगर एक के दिमाग में कुछ गलत आया भी, हाँ, तो बाकी अगर 5 लोग 6 लोग वहां हैं तो बाकी तो रोक लेते। बाकी तो रोक लेते। और नहीं तो कोई सामान पहन के घूम रहा है, कोई अंगूठी पहन के घर रहा है, कोई घड़ी पहन के घूम रहा है, कोई जैकेट पहन के घर रहा है। कैसे लोग हो? किसी को जान से मार दिए या कैसे घूम रहे हो? तो इस पे हम तो चल रही है 12 साल से बात कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो भी इंटरव्यू ले रही हैं, जो भी बात कर रहे हैं, शायद किसी की सोच बदल दे, किसी को इससे हेल्प मिले। उम्मीद ही कर सकते हैं। सच बात है। लेकिन अच्छा, आप हाँ, बोलिए आप बोलिए पहले। पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैं ये बात बोल रही थी कि आपका आमना सामना हुआ होगा उन लड़कों से। बिल्कुल। कभी कोई आपके सामने रोया, माफी मांगी, पैर पकड़ा कि हो गई गलती, या कुछ बोला उन्होंने आपसे? सामना बहुत बार हुआ, लेकिन कभी कोई ऐसा नहीं बोला, बल्कि हमको व्यंग कसे लोग। अभी लास्ट पटियाला हाउस में कोर्ट में केस चल रहा था, तो एक ने कहा इनको क्या है, इनको तो मीडिया मिल रही है, सरकार का सपोर्ट मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, इनको कौन सी दिक्कत है, जज साहब हमको फांसी दे दो। मेरे तरफ ऐसे हाथ करके, लेकिन हमको पुलिस साइड करके खड़ी है कि मैडम आप कुछ मत बोलो। लेकिन वो कह रहा है कि इनको कौन सी तकलीफ है, जज साहब हमको फांसी दे दो। उसने एक बार नहीं कहा कि हाँ जज साहब हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो। अरे तो कौन सा हम घर पे बैठे हुए थे और हमको मीडिया ने आके सामने खड़ा कर दिया कि लाओ इनके ऊपर अब हम पैसा लुटाएंगे, या सरकार ने कहा कि ये बहुत अच्छे नागरिक है हमारे देश के, लाओ इनको उठा के 50 लाख 10 लाख रुपए दे देते। कुछ हुआ, और कुछ इतना खराब हुआ कि आज भी 2025 में भी हम बैठकर उसकी बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उनके अंदर, उन आदमियों में इस बात की शिकन तक नहीं थी। हम तो उम्मीद करते हैं, हम तो चाहते हैं कि भाई हम ही आदमी आंसुओं के साथ बात कर रहे हैं। हम तो उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी कानून व्यवस्था बदले, कि हम इस पे अच्छी बात करें, कि हम लोगों की लड़ाई, हम लोगों का संघर्ष, हम लोगों का बात करना सफल हुआ, कि एक बच्ची को इंसाफ मिल गया। मेरे पास अभी भी कई केस है, बिहार की है, दिल्ली की है। मैं उन लोगों को क्या कहूँ? उन लोग तो हमारे पास इसलिए आए कि मैडम हमको सपोर्ट करो, आपको इंसाफ मिला, हमको भी मिल जाए। लेकिन मैं उनको क्या कहूँ? 16 की केस है यही उत्तम नगर की, अभी लोअर कोर्ट में से नहीं निकली है। उस बच्ची को उसी टाइम कम से कम 20-25 चक्कू मारा था, सारी चीज अलग अलग अंग कट कट के गिर गए थे। आज भी वो कभी पागल बन के बाहर परोल पर आ जाता है, कभी कोरोना का बहाना लेके निकल जाता है। कोर्ट ने तो हम
किसी को क्या बात करें। हम भी चाहते हैं कि हम चैनल पर बैठे तो अच्छा बात करें, आप लोगों से बात करें, लोगों को धन्यवाद दे कि चलो भाई हम लोगों ने आवाज़ उठाई, हम लोगों ने सपोर्ट किया, उनको इंसाफ मिल गया। हम सोचते हैं ना कि अच्छी बात करें। हमारी बेटी को इंसाफ मिला, लेकिन उसके बाद समाज सुधर भी गया। सुधर गया, लेकिन हमको तो गलानी होती है कि बेटी भी चली गई। हम 12 साल से उसी चीज पे संघर्ष भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, आज भी वही बात कर रहे हैं हम। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा भारत पता न कौन सा आसमान छू गया, हम महिलाएं यहीं के यहीं रह गए। कोर्ट में, अरे संसद में पता न कितनी सीट बढ़ गई कि महिलाओं का कौन सा बिल पास हो गया। ये बिल कब पास होगा कि नहीं एक बच्ची की शादी करके माँ बाप संतोष से रहेगा कि नहीं हमारी बच्ची सुरक्षित रहेगी। आज कहीं ना कहीं समाज में, सोच में, कानून में, व्यवस्था में कमी है, तभी तो कोई खुलेआम किसी को घर में बंद करके जला रहा है, उसके मन में डर नहीं है। सच बात है। एक सिग्नल तोड़ने से पहले इंसान सोच लेता है कि अभी 1000 रुपए का चालान आ जाएगा। हाँ, किसी को खत्म करते हुए किसी को डर नहीं लग रहा है, किसी को मारते हुए, किसी के साथ गलत करते कोई क्यों नहीं डरता है? इसीलिए नहीं डरता है कि 2-4 साल जेल में रहेंगे फिर बाहर आ जाएंगे। और उसमें भी तो आपको आने जाना, कभी आप जेल के अंदर हैं, कभी पैरोल लेकर बाहर हाँ। हैं, ये भी तो आपको लगा रहता है। सिक्योरिटी मिल रही है, आपको खाना मिल रहा है, आपको मेडिकल मिल रहा है, सब मिल रहा है। एक विक्टिम का माँ बाप है या विक्टिम है, वो दरे दरे भटक रहा है, ना उसको कोई सुविधा है, ना कोई सिक्योरिटी है, ना कुछ है। कब कौन कहाँ मार देगा कोई पता चलेगा? तो हम क्या बात करें? हम तो किसी को मैं नहीं दोष दे रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो है ना व्यवस्था में। चाहे पुलिस व्यवस्था, चाहे कोर्ट कानून है, या हमारा प्रशासन है, कहीं तो कमी है ना। आप हर चीज की समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, इस समस्या का समाधान क्यों नहीं है? विश्वास की भी कमी है। मुझे लगता है कि इंसान अगर कुछ उसके साथ गलत हो जाए, चोरी चकारी तक हो जाए, तो भी उसे उम्मीद नहीं होती है कि मान लो कि अगर मेरा फोन ही चोरी हो जाए तो भी मुझे उम्मीद नहीं होगी कि कभी मिलेगा, क्योंकि ऐसा व्यवस्था है। आजकल फोन चले हुए हैं कि नहीं गुम होंगे तो मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिलेगा। चुराने वाला भी बहुत दिमाग लगा के चोरी करेगा कि भाई हम कैसे करेंगे, तो उनके पास नहीं जाएगा, उनको मैसेज नहीं मिलेगी। अच्छा, एक जो बात आपने भी कही कि लड़की 10 बजे क्यों बाहर है, या हर सवाल लड़कियों के ऊपर हो जाता है। ये क्यों पहनी थी, इस समय क्यों बाहर थी, इसके साथ क्यों बाहर थी, बाहर निकलना था तो पापा के साथ चली जाती, भाई के साथ चली जाती, किसी जानने वाले के साथ चली जाती। और ये बातें आज से 10-20 साल पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही हैं, और जिस हिसाब से समाज आगे बढ़ रहा है आगे 20 साल भी होंगी। तो और ऐसा नहीं है कि रेप सिर्फ 20, 22, 25 साल की लड़कियों का हो रहा है, 80 साल की महिला का भी हो रहा है, 5, 7, 9 महीने की बच्चियों का भी हो रहा है, जो बच्ची पैदा हुई है, साल भर की नहीं हुई है, उसका भी रेप हो जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि एक आईना लोगों को देखने की ज़रूरत है कि बात कपड़ों की नहीं रही है, या वो कितने बजे घर के बाहर है और किसके साथ बाहर है उसकी नहीं है? बात मानसिकता की हो गई है कि आपके मानसिकता में क्या है। अच्छा, आप किसी पड़ोस के बच्ची को या किसी रोड चलते लड़की को देख करके आपका संतुलन खराब हो गया, बता दिए कि हम पी रखा था, लेकिन आपके घर में संतुलन खराब नहीं होता। आप अपने घर में क्यों नहीं अपना सामान नुकसान कर देते, आप अपने बहन को गलत बोल देते हैं। अब इसी पे याद आया, ये उसी टाइम की बात है, कोर्ट केस चल रही थी। आपको ध्यान होगा, एक केस हुई थी उबर केस, आपको ध्यान होगा शायद, आप तो उस टाइम पता ना पढ़ाई कर रही हूँ। तो जब केस चल रही थी, सुनवाई,
वो लोग भी आए थे हमारे पास, लड़की भी आई थी, उसके पापा भी आए थे। तो वकील ने कुछ बोला तो लड़की, वो जो विक्टिम थी, वो बोली, अंकल क्यों ऐसे बोल रहे हैं, हम आपके बेटी की तरह कर रहा है नॉनसेंस, तो हमारी बेटी का नाम क्यों ले रही है? एक बच्ची के साथ गलत हुआ है, उसको तुम कोर्ट में गलत साबित कर रहे हो, और वो ये बोल रही है कि हम आपके बेटी की तरह, था। आपको कितना बुरा लगा? तो यह है ना दोहरी मानसिकता। सच बात है। तो हम तो ये भी नहीं मानते हैं, कई बार कोर्ट में इसका फायदा मिल जाता है कि नशे में था। भाई नशे में नहीं था, वो नशे का बहाना था, किसी के साथ गलत करना था, वो नशा का बहाना था। अपने लिए नशा नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है। सही बात है। अगर नशा किया है तो अपनी बहन, बहू, बेटी, उन पर आप गलत काम नहीं करते हैं। हाँ, आपको मोहल्ले में, बीच रास्ते में जाकर वहां की लड़कियां, इतना आपको समझ में आता है कि कौन आपका अपना है हाँ। और कौन आपके जानने वाला नहीं है। तो बात मानसिकता की है। मानसिकता तब तक लोगों को नहीं बदलेगी जब तक सख्ती से इस पे काम नहीं होगा। जब तक जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको सजा नहीं मिलेगी, तब तक मानसिकता नहीं बदलेगी। क्योंकि घटना होते ही बात चैनल तक आते ही लोगों का नजरिया बदल जाता है। कोई कहता है अभी फांसी दे दो, कोई कहता है चौराहे पे दे दो, कोई कहता है कि नहीं रूल के हिसाब दो। रूल का हिसाब जाते जाते साल 2 साल निकल जाएंगे, कहेंगे कि वो भाई बच्चा है, उसको भी मौका मिलना चाहिए, उसको अधिकार है। मरने वाला तो चला गया, तो वही मरने वाला का भी तो अधिकार था, जिसको आपने मार दिया उसका भी तो अधिकार था। तो जब उसका अधिकार था तो इनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सही बात लेकिन नहीं, वो क्राइम हो गया, मर गया, मरने वाला, उसका कुछ नहीं, उसके परिवार का कुछ नहीं। लेकिन जिनको सजा मिलनी है, जिनको फांसी देने की बात हो रही है, जिनको उम्र कैद की बात हो रही है, उनका अधिकार खड़ा हो रहा है कि नहीं, ये तो मानव अधिकार का हनन है। तो दोहरी सोच वाले लोग हैं। जब तक इस पे भी जब तक मंथन नहीं होगा, जब तक चाहे आप लाख कानून बना के रख लो, बहुत केस हो जाएगी, बहुत लोग उबलेंगे, बहुत होगा, तो एक कानून पास हो जाएगा। लेकिन वो पास हो के कभी लागू होगा तब तो। छोटे छोटे बच्चियों के साथ जो घटनाएं हो रही है, कानून बना था आकि 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ क्राइम होगा, रेप होगा, तो उसको फांसी होगी। अब 12 साल का बच्चा कर देगा तो क्या करोगे? उसको सजा दोगे? तब तो वो जुगनाइल होके निकल जाएगा, भले ही 1 महीना 2 महीना कम हो कम उसकी हो। उम्र। 18 साल का बच्चा छोड़ दिया ना, हमारे केस में 18 साल में 4-5 महीने कम था। 18 साल का बच्चा छोड़ दिया, तो आप वो कानून कैसे बना रहे हो, क्या बना रहे हो? तो एक बार हम तो अब सबसे, सरकार से, प्रशासन से, सबसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि एक बार इस तरफ भी नजरिया फेरें, इस तरफ भी कोई ना कोई समाधान निकालें कि हमारी बच्चियां सुरक्षित है। ठीक है, बच्चियां आगे बढ़ गई हैं, लेकिन एक तबका तो जरूर है, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी कहीं बच्ची के साथ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा हो। सच बात है, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, कहा जाता है, हम लोग अक्सर सुनते हैं ना कि समय के साथ सब ठीक हो जाता है, समय सब भुला देता है, समय बहुत शक्ति देता है। और आपसे ज़्यादा किसी ने क्या ही झेला होगा, क्या ही देखा होगा। आपको लगता है कि समय सब भुला देता है, समय के साथ सब ठीक हो जाता है? नहीं, मैं नहीं भूलता है। अभी भी
लगता है कि शरीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है, खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर उठ के खड़े होते हैं कि नहीं भाई, बच्चे हैं, परिवार है। नहीं भूलता है, नहीं खत्म होता है। जो जख्म दिल में है वो कभी नहीं भरता है, न भरेगा। वो जगह हमेशा खाली रहती है, दुखती है। आपकी एक लौती बेटी थी, कहते हैं ना कि लड़कियां घर में चंचल रहती हैं और त्योहार पे बच्चे हमारे दिल्ली में होके घर पे नहीं आते हैं। अभी ये रक्षाबंधन है, आया कोई घर पे नहीं आया। बड़ा बेटा तो चल बाहर है, बंगलोर में है। छोटा भी आया दोपहर बाद, नहीं आया कोई घर पे। तो नहीं भूलता है, बशर्ते ये है कि जिसका जाता है वही समझता है। हमें भी फिल्म की तरह रोल करना पड़ता है, हंसना भी पड़ता है, लेकिन जो तकलीफ है नहीं भूलता, नहीं भरता है। समय के साथ कुछ भी नहीं बदलता है, लेकिन आदमी को उसको पर्दा डाल के आगे बढ़ना पड़ता है, परिवार के लिए, बच्चों के लिए। समय बस शायद उस दर्द को झेलने की हिम्मत दे देता है कि आपको उसको झेलना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें, बाकी परिवार है, बाकी दुनिया है, समाज है, जिनके लिए जीना है। अभी मैं घर से निकल रही थी, मेरे को पता नहीं क्यों उस पे बात करी। मैं 10 बजे का टाइम दी थी जूम पे। मैं बाहर निकली तो मैंने उसके बाद से थोड़ा सा दिमाग में पता नहीं कुछ चल रहा था। लिफ्ट में तो मेरे को ऐसे पसीने आ रहे थे। ये कह रहे हैं कि बेटे को बोलो ना, चेक कराओ कुछ। अब लेकिन मेरे को तो पता है कि भाई मैंने उस वीडियो को देखा तो मेरे को तकलीफ हो गई, मन भीतर से खराब हो गया। तो हम तो यही सोचते हैं कि सब कुछ है, कानून है, सरकार है, पुलिस है, क्यों हो रहा है ऐसे? क्यों नहीं रुकता है? क्यों नहीं किसी को कुछ समझ आता है? इतना कॉलेज, स्कूल, डॉक्टर, इंजीनियर बनने का क्या फायदा है? इंसान ही नहीं बन कि पा रहे हम। सोच आज भी जमीन पे ही है कि नहीं, ये लड़की है, इसको दबाओ, ये महिला है, यही ये करेगी, यही इसी की गलती है, ये क्यों गई, ये वो खुद क्यों करी। आज भी सोच वहाँ क्यों है? तो फिर इतना पढ़ने लिखने का फायदा क्या है? अच्छा, कभी इतनी बातें सुनने के बाद, तरह तरह की बातें लोगों ने बोली होंगी, हमने तो सिर्फ पढ़ा, जो शायद छप गया, आपने कहीं बोल दिया, हाँ, तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया। आपने वो जिया है, शायद जितना हम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, उससे कई ज्यादा आपने सहा होगा। कभी कभी मन में एक बार भी ऐसा आया कि उस दिन जब बिटिया ने जाने के लिए बोला था तो कह दिया होता कि आज रहने दो? कभी लगा कि काश उस दिन मना ही कर दिया होता? उसी ने एक बार कपड़ा 2 बजे 1 बजे के आसपास, हम उस दिन संडे था, 5 जने खाना खाए इकट्ठे, कपड़ा पहन लिया। मम्मी मैं आती हूँ थोड़ा 2-3 घंटे में। हमने बोला ठीक है। कपड़े पहन के फिर उठा के रख दिया, मम्मी अभी नहीं जाऊंगी। फिर ये इनकी उस टाइम शिफ्ट वाली ड्यूटी चलती थी, ये उसमें थे इंडिगो में, तो शिफ्ट में चलता था। ये चले गए, खाना वाना खा के 2 बजे से ड्यूटी होती थी, तो 1 बजे ये चले गए। बच्चे वो टीवी देख रहे थे, हम लोग दोनों जने हम लोग सो गए। ठंडी का दिन था, सो गए। लेकिन कहते हैं ना कि जब काल आता है तो किसी न किसी तरह खींच ले जाता है। अब उस दिन उसका प्लान बदल गया कि नहीं जाऊंगी। तब तक मिलने वाले उसी को, माने रिश्ते, दूर के रिश्ते के चाचा वोचा लगते हैं, अपने गांव के तरफ के थे, आ गए। जब वो आ गए तो हम लोग उठ गए दोनों जने।
तो वो कह रहे हैं कि ज्योति पहचान रही हो हमके? तो कह रही है हाँ चाचा पहचान रही हूँ। पानी दिया, पिया। उसने इतनी जल्दी चाय बनाई, उन दोनों जने को दी, हमको भी दी। अपने खड़े खड़े ऐसे गेट के सामने चाय पी रही है। अब जाके दूसरे रूम में कपड़े चेंज करके, मैंने ये भी नहीं देखा कि वो क्या पहनी है, लेकिन हाथ याद अभी दिखता है। हाथ ऐसे हिला रहे, मम्मी अभी 2-3 घंटे में आ रही। तो अब उसको उसी दिन उसका काल था, न वो लोग आते, न हम जगते, न वो जाती। अब इतनी जल्दी तैयार होके निकल गई, समझ ही नहीं आया। उसके बाद आगे आपके पास कॉल आया, क्या हुआ? गई तो बस में बैठी तो बोली कि मम्मी मैं बस में बैठ गई। अब इसके बाद तो और ये फोन आपके पास कितने बजे के आसपास आया था कि बस में बैठ गई? अरे ये तो घर से निकली तो स्टैंड पे थोड़ी दूर पे बैठी तब की बात है। लेकिन अब पहुंची कब क्या हुआ, नहीं फोन आया। अच्छा उस दिन उसका फोन कुछ खराब था तो वो नहीं, फोन तो ले ही गई थी उस दिन। उसके बाद दोबारा उसका फोन नहीं आया, बस वो एक फोन आया आके कि बैठ गई। बस में बैठ के। हाँ, ये तो जब लेट हो गया ना, तो मैंने उस टाइम शायद 7:30 और 7 बज रहा होगा। तो हम बड़े वाले बेटे से करें कि बेटा दीदी आई नहीं, करे आ जाएंगी। तो वो निकल के थोड़े गया बाहर। तो अब ऐसे ऐसे 8 बज गया। तो पहले तो नहीं लगा, अब उस टाइम 8 बजा होगा चाहे थोड़ा आगे पीछे हुआ। तो घंटी बजी, लेकिन जैसे 2-3 घंटी बजी बंद हो गई। फोन की? आपने फोन किया उससे? हाँ, फोन उस टाइम वो छीन लिए। तो हम सोचे कट गया। इसके बाद लगाते रह गए, माने 10 बजे तक लगी नहीं। जब फोन घंटी बज के नहीं लगा, अब समय आगे बढ़ने लगा, तब भीतर मन में डर होने लगा। फिर हम इधर उधर फोन करने लगे उसके। एक हालांकि यहाँ रहती नहीं थी ज़्यादा, कोई थी नहीं दोस्त उस टाइम। वो तो 5 साल से वहाँ रह रही पढ़ाई थी। करके आई तो थी। हाँ, फिर भी एक आध जने को फोन कर तो बोले कि नहीं आंटी आज तो ज्योति आई नहीं। करते करते ऐसे ही 10 बज गया, 10:30 हो गया। फिर ये आ गए वापिस। इतने में हम दोनों भाई उसके कई बार, एक बार हम भी साथे तीनों जने गए स्टैंड पर। फिर वापिस आए कि आई होगी तो साथ में आ जाएंगे। कई बार ऐसा करते थे कि घूमते घूमते चले जाते थे। 7 बज जाता था तो साथे में आ जाते थे। तो गए तो लड़का बोला कि मम्मी हम जा रहे हैं, आप कब बार जाओगे, मत जाओ। वो आते थे जाते थे, कम से कम 3-4 बार स्टैंड पे गए होंगे। तब तक कि ये आए तो बोले कि तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो ठंड में? तो हमने बोला ज्योति आई नहीं है अब, या तो फोन नहीं करे। हमने कहा फोन नहीं लग रहा है अभी। बच्चे बोले कि अच्छा चलो हम देखते हैं। तब तो बच्चे तो अभी बाहर खड़े थे, हम लोग गेटे में खड़े थे। तब तक इनके, उस टाइम हमारे पास कॉल नहीं था, फोन नहीं था। इनके पास था, ज्योति के पास था, शायद बड़े वाले बेटे के पास भी छोटा छोटा वाला फोन था। ज्योति के पास LG का बड़ा थोड़ा सा था, उसके पास दिए थे, जो वो सब ले लिए। तब तक इनके पर उस टाइम 10 पौने 11 हो रहा होगा, चाहे 10:30 बजे तो ये आते थे। तब कॉल फोन आया कि आप ज्योति के पापा बोल रहे हैं? तो हाँ। तो जल्दी से सफदरजंग आ जाइए, ज्योति का एक्सीडेंट हो गया है। तभी भी हम लोगों का था कि माने एक्सीडेंट हो गया। तो ये अपने दोस्त के साथ बाइक पे
निकल गए। हमने कहा कि हमको भी ले चलो, तो बोले कि सोनू के साथ सफदरजंग आओ तुम, हम उनके साथ बाइक से निकल जाते हैं। तो ये अपने दोस्त के साथ बाइक से निकल गए, हम लड़के के साथ बाद में गए। तब यहाँ वहाँ जाने के बाद पता चला हमको भी, चाहे इनको भी, हमको तो बहुत खोजने पे मिला। अब हमको पता था कि एक्सीडेंट वाला है, तो एक्सीडेंट वाले केस खोज रहे थे, इमरजेंसी में गए, सारे में तो पता नहीं चला। तब एक गाइनिंग में गए तो एक इनसे भी मुलाकात नहीं हो रही थी, तो गए तो एक लेडीज थी जो नहीं होती हैं सफाई, तो बैठी थी तो पूछी, तो करे कि मैडम एक्सीडेंट का तो नहीं, लेकिन एक केस आई है एक लड़की का। तो गई अंदर डॉक्टर के कि मैडम एक लेडीज आई है, खोज रही हैं, लड़की का नाम ज्योति बता रही हैं। तो तब बुलाई, तब वो डॉक्टर पूछी तब बताई कि नहीं ऐसे ऐसे हुआ है। तब तक तो ले गए थे, उसको ऑपरेशन में ले जा रहे थे। इसके बाद तो सारी चीज़ें अपना चलने लगी। ऑपरेशन हुआ, बताए लोग कि मैंने हालत बहुत ख़राब है। एक डॉक्टर थे उत्तराखंड के, बोले कि हमारे 20 साल काम करते हो गया इस लाइन में, कभी मेरे पास ऐसा केस नहीं आया। उन्होंने बोला कि 20-22 फुट की जो आंत होती है उसमें 1 फुट भी आंत सबूत नहीं है। मेरे को तो उस टाइम ये भी नहीं पता था कि, मैं सोच रही थी कि मैं गलती से सुन गई हूँ, ये भी नहीं पता था कि नहीं इतनी बड़ी आंत भी होती है या कुछ होता है। तो ऐसे ही अब हो चलते चलते अपना सुबह होश 2 दिन 3 दिन के बाद शायद होश भी आया, लेकिन क्या कहें। आपकी मुलाकात किस दिन हुई फिर? मुलाकात तो उसी दिन हो गई थी, 16 को। 16 को ही हो गई थी, लेकिन बात नहीं हुई। वो ले जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में, तो लेट हो गया ना खोजते खोजते, तो फिर भी मेरे को वहीं पे ले जाके दिखाए, तो उन्होंने बात नहीं बोली नहीं, लेकिन आँखें खोली तो आंसू निकल गया। हमने कहा अभी उस टाइम तक नहीं पता था कि नहीं मैंने क्या कैसे क्या हुआ है। हमने कहा कि मैंने रो मत, ठीक हो जाएगा सब, लेकिन उनको तो पता था ना कि क्या हुआ है। फिर लेके चले गए। उस टाइम तक भी आपको यही मालूम था कि एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, उस टाइम तक पता चल गया था कि नहीं, वो डॉक्टर ने बताई थी कि 4-5 लड़कों ने इनके साथ गलत हुआ है, लेकिन अब इतना नहीं पता था कि मैंने इतनी दरिंदगी की है। हाँ, क्या हुआ इतना नहीं पता था। वो तो बाद में सुबह पता चला ऑपरेशन के बाद। वो भी मैंने इन लोगों से बात करते सुना। बोली वो आपसे कुछ बातचीत, बोल पाई जितने दिन यहाँ थी सफदरजंग में? वो धीरे धीरे बोलती थी, कभी थोड़ा सा नॉर्मल होती थी, तो अब जितना हम बोल रहे हैं उतना तो आवाज़ नहीं होती थी। कई बार इशारे से भी बोलती थी, धीरे धीरे बोलती थी, उतनी बात नहीं होती थी। जब उसको सिंगापुर ले जाने का डिसीजन लिया गया था, तो आप लोगों से भी सहमति ली गई थी कि बस आपको बताया गया था कि ट्रीटमेंट के लिए ले जाने की बात हो रही है? तो हमारी सहमति क्या थी, हमको तो अब लगा कि नहीं, हम तो पहले ही बोले थे, 2-3 घटना हुई उसके दूसरे तीसरे दिन बोल रहे थे कि मैंने बाहर ले चलिए। हमको किसी ने बोला भी, तो हमने कहा कि तो बोल रहे थे कि थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, ले जाने लायक तो ले चलेंगे।
तो लेकिन उस दिन बोले कि हम इसको यहाँ पे ठीक नहीं हो रहा है तो हम ले जा रहे हैं बाहर इलाज के लिए, कि वहाँ इसका ट्रांसप्लांट वो होगा, ट्रांसप्लांट बोलते हैं ना, कि उस वहाँ उस हॉस्पिटल में होता है। तो हमें तो लगा कि मैंने नहीं इलाज के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन भीतर डर तो था ही, क्योंकि वो होश में नहीं थी यहीं पे। आप में से कोई साथ में नहीं गया था? परिवार में से कोई था साथ में उनके? हाँ हाँ, हम सब गए थे, हम अपने, हम ये बच्चे दोनों, क्योंकि घर पे कोई था नहीं तो बच्चे दोनों साथ ही में सब लोग। अब हमको तो आस थी कि नहीं शायद इलाज के लिए जा रहे हैं, उनको तो पता था कि मैंने नहीं बचेगी, तो इसलिए हम सबको लेके गए थे। वहाँ गए, दिन में पहुँचे और शायद शाम में बोल दिया कि मैंने कुछ नहीं हो सकता, सारे ऑर्गन्स बंद हो गए, काम नहीं कर रहे। फिर पूरे दिन रखे, फिर शाम को, फिर रात सुबह यहाँ पहुँचे। तो पूरा दिन पूरा रात, तो फिर दूसरे दिन सुबह यहाँ पहुँचे 24 घंटे पे। फिर यहाँ पे अपना जलाए वलाए लोग। आपको क्या लगता है जब केस मीडिया में आ गया तो उसके बाद ये सही हुआ या गलत हुआ? क्या इंसाफ मिलने में आपके लिए सहायता रही कि मीडिया में लोग बात कर रहे थे, या फिर इतनी बातें होने लगी कि लोगों का ध्यान भटकने लगा कि बस एक आवाज़ बन के रह गई और लोगों ने उस चीज़ को इतनी सीरियसली नहीं लिया? क्या पूछे, दिमाग कोई बात नहीं आया, दोहराइए। मैं बोल रही हूँ, जब लोगों ने निर्भया केस के बारे में बात करनी शुरू की मीडिया में, सब लोग, एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को जोड़ा। जी, केस दिल्ली में हुआ, अलग अलग शहरों में लोगों ने कैंडल मार्च निकाली, लोगों ने आवाज़ उठाई कि इस केस में जस्टिस होनी चाहिए। उतनी आवाज़ और उतने प्रोटेस्ट के बाद भी 8 साल लग गए। तो आपको लगता है मीडिया में आ जाने की वजह से एक थोड़ा पुश तो मिला था इस केस को कि लोगों ने इसको सीरियसली लिया? नहीं, थोड़ा सा नहीं, इसको कहिए तो 100% सपोर्ट मिला। अगर नहीं मीडिया में आता, नहीं इतनी आवाज उठी थी, तो उनको सजा नहीं मिलती। मीडिया में आने से ये हो गया कि लोग सपोर्ट में आ गए, खड़े हो गए, जो जहां था खड़े हो गए, तो इससे बहुत बहुत बल मिला। लोग इस पे अच्छा हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, सब लोग माने अलग अलग बात किए, लेकिन इतना किसी ने नहीं कहा कि नहीं इनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, इनको फांसी नहीं होनी चाहिए। तो इससे बहुत सपोर्ट मिला। उस टाइम था, तो अब इस टाइम का प्रोटेस्ट होता है तो कहीं यहाँ से कहीं वहां से कहीं अलग अलग, भाई हम भी देखते हैं, कई बार जाते भी हैं, तो अब चीजें अलग तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और उस टाइम का था तो वाकई में था, तो वाकई में वो ज्योति के लिए था, वाकई में लोग दुखी थे, वाकई में चाहते थे कि इंसाफ मिले। अभी केस हुई थी इधर नांगल में, कई साल पहले हुई थी ना, एक छोटी बच्ची के साथ शमशान में मार दिया था, वहां प्रोटेस्ट हो रहा था, तो हम लोग गए थे। एक तरह 3 जगह टेंट लगा है, 3 जगह, एक तरफ कांग्रेस का लग रहा है, एक तरफ केजरीवाल का है, एक तरफ बीजेपी का है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सब लोग अपना अपना कर रहे हैं। तो वैसे प्रोटेस्ट में उनको क्या मिला? राजनीति है वो तो कम से कम निर्भया में ऐसे नहीं था।
तो इसलिए हमको तो बहुत सपोर्ट मिला। आप नहीं विश्वास करेंगे, अब नहीं याद नहीं है कौन सा चैनल होते थे, बहुत लड़कियां होती थी, बहुत लड़के जुड़े होते थे। एक दिन वो सब ना गाली देने लगे। कौन? वो AP सिंह ने इकट्ठा करके चारों पांचों परिवार को, बहुत लोगों को, बहुत औरतों को इकट्ठा कर लिया था। एक लड़का बोला, उसमें मीडिया का था, आए और सब लड़के आए थे उधर कहीं हरियाणा से। बोला कि आंटी आप खाली कोर्ट में ध्यान दीजिए, जिस दिन आपको हाथ जो लगा देगा उसको हम फाड़ के खा जाएंगे। तो मुझे अंदर से इतना मने तसल्ली हुई। हमने कहा कि देखो आज एक ज्योति नहीं है, इन्होंने कहा कि देखो एक ज्योति नहीं है लेकिन 1000 ज्योति या 1000 बच्चे आपके तुम्हारे लिए खड़े हैं। उस लड़के ने बोला कि आंटी जिस दिन आपको हाथ लगा देंगे ये लोग ना, हम इन लोगों को खा जाएंगे, कि आप चिंता मत करो। हमने कहा ठीक है। तो बहुत सपोर्ट मिला, बहुत साफ मन से लोग खड़े हुए। हाँ, हमें डर नहीं लगता था कि नहीं हमें। कई मीडिया वाले लड़के बोलते थे कि आंटी आप चिंता मत, जैसे वो हमारे तरफ आते थे वो घेर लेते थे, तो करते थे तो बेचारे ड्यूटी, लेकिन पर्सनली जुड़ गए थे 8 साल में। बहुत सपोर्ट, बहुत लंबा समय। हाँ, कोई गाड़ी से यहाँ छोड़ देगा, कोई वहां से छोड़ देगा, कोई मेट्रो तक छोड़ देता था, तो पर्सनली जुड़ गए थे। अब उसी दिन की बात मेरे को जब यहाँ आई तो मेरे को याद आ गया अंजलि का। उसने रास्ते में फोन किया कि मैंने केस लगी है, तो कहाँ हो आंटी? हमने कहा कि अभी तो मैं घर हूँ, अब आने में भी हमको लेट हो जाएगा। वो खुद गाड़ी लेके अपनी आई, मीडिया की गाड़ी थी, उससे लेके मेरे को कोर्ट छोड़ी। तो मैंने पर्सनली भी बच्चे जुड़ गए थे, कहीं भी जाती थी लड़कियां साथ में खड़ी होती थी। कई लड़कियां बोलेंगी आंटी हम आपको अम्मा बोल सकते हैं? हमने कहा कोई बात नहीं, जो चाहे बोलो। कहते कि आंटी हम सारे आपकी बेटियां हैं, हम सारे आपके लिए खड़े हैं, एक ज्योति नहीं है तो क्या हुआ। तो अब उस टाइम लगता था कि हम इनके लिए ही लड़ेंगे, हम इनके लिए ही लड़ेंगे। तो बहुत हिम्मत मिलती थी, चाहे इसी के सहारे मैं इतने साल तक लड़ पाई कि हमारी तो बेटी थी, हम मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों का तो वो कुछ भी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी हमारे लिए इंतजार करते हैं, हमारे लिए खड़े हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? तो हमारी हिम्मत मिलती थी हमें उनसे। मैं तो चाहती हूँ कि भाई और भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे सच्चे मन से लोग खड़े हों, हम भी उसमें खड़े हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले। अव्वल तो हो ही ना, लेकिन ये तो सपना है, पता नहीं दूसरे जन्म में आएंगे तभी भी यही देखने को मिलेगा। सच बात कही आपने। क्या क्या याद आता है जब आप अपना पुराना समय सोचती हैं, जब बच्ची आपके साथ थी, आपके घर में थी, त्योहार, नाते रिश्तेदार, परिवार, घूमना फिरना, और उसके बाद जब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद जो सब लोग आपसे जुड़े और उन्होंने आपका सपोर्ट बने, आपको शक्ति दी कि आप लड़ती रहें, खड़ी रहें, क्या कुछ याद आता है आपको? देखिए मैडम, याद तो बहुत कुछ आता है, क्या सब नहीं है, क्या कहूँ। लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि मुझे सब बहुत सपोर्ट मिला। मैं तो आज भी उन बच्चों को, उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ कि लोगों ने सपोर्ट किया और सच्चे मन से किया, तो ज्योति को इंसाफ मिला। हम यही कहेंगे कि हम सब लोग मिल के कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा सोचें कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हो, हमारी बच्चियां जलाई ना जाएं। क्योंकि आज एक बच्ची का जलने का केस सामने आया, तो आज मन सच्ची में बहुत दुख गया कि कोई कैसे किसी को जिंदा जला सकता है।
कई बार मैं अपने लिए सोचती थी कि मैंने जरा सा चोट लगती है तो इतनी तकलीफ होती है, कैसे उसको जला दिए होंगे लोग। लेकिन आज इस बच्ची को देख के तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। और सबसे बड़ी तकलीफ हुई कि जब हम बेटियां विदा होते हैं तो लोग कहते हैं कि अब वही माँ बाप हैं। एक माँ ने ही एक बच्ची को कैसे जला दिया। शायद वो सपोर्ट करती या बेटे को समझाती तो कम से कम किसी का जिंदा रहने का तो हक है। जब दुनिया में आया है तो उसका भी हक है कि जिंदा है। तो बहुत कुछ याद आता है। लेकिन अब मैं तो ये कहूँगी कि आप सब लोग हमारे गूंगे बहरे समाज के आंख कान हो। हर बच्ची के लिए इंसाफ के लिए आप लोग आवाज उठाइए। साथ में हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। सबको इंसाफ मिले, उस बच्ची को भी इंसाफ मिले जिसको जलाया गया है, और एक बच्ची के साथ भिवानी में हुई है उसको भी इंसाफ मिले। 12 दिन बाद उसको कल जलाया गया। वो भी घर से अच्छे खासा टीचर थी, पढ़ाने गई लेकिन घर वापस नहीं आई। तो सच कहिए मैडम, तो 23 साल की थी ज्योति। कितना कुछ हम लोगों ने यहाँ अच्छे दिन गुजारे होंगे, हंसी खुशी के गुजारे हो, वो दिन कम याद आता है। लेकिन जो उसको तकलीफें हुई वही मन में हमेशा रहता है। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हो बस खुश रहे। निर्भया केस में इंसाफ मिल गया, फांसी हो गई, लेकिन आपको क्या लगता है ज़्यादा बड़ा इंसाफ क्या है, जस्टिस क्या है, कि सिर्फ सज़ा मिल जाए या कुछ बदलाव आए? क्योंकि हम लोगों ने देखा इस केस में फांसी हो गई लेकिन कुछ खास बदलाव नहीं है। देखिए, जस्टिस तो ये है कि हम घटनाओं से सीखें। चीजें जो खराब हो रही हैं उससे सीखें। हमारा समाज या हमारा प्रशासन या हमारी पुलिस व्यवस्था इस पे काम करे। चाहे हम कितना भी कानून बना लेंगे, जब तक हम उस पे काम नहीं करेंगे, कोर्ट बना लेंगे, कोर्ट में कोई बैठेगा ही नहीं। तब आप ही की लड़ाई इतनी लंबी थी, 4 डेथ वारंट, चौथे तक आते आते फिर फांसी हुई। हाँ, उस दिन भी देखे कि पूरी रात इस कोर्ट उस कोर्ट उस कोर्ट दौड़ते दौड़ते मैंने 1 घंटे बचे थे, तब जाके उनको फांसी हुई। कुछ तो खास याद है आपको 20 मार्च 2020 का? हाँ, जिस दिन फांसी हुई थी? हाँ, उस दिन 2020 में हुई थी शायद। उस दिन शुक्रवार दिन था और उसके दूसरे दिन लॉकडाउन हो गया। उस टाइम तो ठीक से किसी से बात भी नहीं हो पाई। जब सब लोग जाने लगे तो करें आंटी अब चुपचाप आराम करो, हम लोग जा रहे हैं अब कोरोना पे रिपोर्टिंग करने। जो घर पे आए थे तो बोल रहे हैं कि आंटी अब चुपचाप अब घर में आराम करो, अब हम लोग जा रहे हैं। अब निर्भया को इंसाफ, इनको सालों को फांसी हो गया, अब रिपोर्ट करने जा रहे हैं वहाँ। तो वो दिन तो न वो दिन भूलता है न वो दिन भूलता है। लेकिन अब यादें ही रह गई है। अच्छा होता कि कुछ चीजें बदली होती, कुछ अच्छा हुआ होता। उसके बाद तो फिर किसी को कोई सजा नहीं हुई, कोई बच्चियों का इंसाफ नहीं मिला। क्योंकि आज भी जो मेरे थ्रू मैंने केस डलवाए थे वो 10-10 साल से लोअर कोर्ट में झूल रहे हैं। वो भी क्रिमिनल केस हैं, रेप पे बलात्कार। आपने तो लीगल सिस्टम को इतने पास से, करीब से देखा है, आपको क्या लगता है कि हमारे लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? सबसे बड़ी ताकत क्या है उसकी, और सबसे बड़ी खामी क्या है हमारे लीगल सिस्टम में? देखिए, खामी तो ये है कि एक तो समय बाधित नहीं है, और जिसमें है भी उसमें कोई करता ही नहीं है।
अब जैसे है कि अगर किसी को फांसी की सजा सुना दी जाती है तो अपील करना है तो सरकार को करना चाहिए, जो राज्य की सरकारें होती हैं उनको करना होता है, लेकिन सरकारें करती नहीं है। अब हमको जब पता ये बात चली तो उस टाइम 2.5 साल दिन हो गए थे, 2.5 साल समय निकल गया था, फिर भी हमने अपील किया। तो हमारे अपोजिट में माने सरकार की तरफ से वकील खड़े हो गए। तो कोर्ट पूछ रहा है कि आज वो माँ बाप अपील ले करे हैं कोर्ट में, इस केस में 7 दिन बाद अपील होती है, हम 2.5 साल बाद गए हैं। तो कमियां है हमारे सिस्टम में ही कमियां है। सब कुछ है, जो कानून भी है, चलो फांसी लायक होगी तो फांसी होगी, नहीं तो उम्र कैद की सजा होगी, चाहे जितना होगा उतना तो होगा, लेकिन उसमें कोई करने वाला ही नहीं है। अभी मैंने कहा कि नहीं, सबको पता है, पुलिस को भी पता है, सरकार को भी पता है और कोर्ट को भी पता है कि नहीं 90 दिन में चार्जशीट नहीं लगेगी तो मुजरिम का छूट जाता है। तो वो जानबूझ के ढीले कर देते हैं कि भाई वो बाहर आ जाए, या तो काम करना नहीं चाहते या उन सजा देना नहीं चाहते। तो सबसे बड़ी कमियां है कि हमारे जो व्यवस्था है उसमें जो लोग हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते। ठीक है। आज इस इंटरव्यू से पहले मैंने सोशल मीडिया पर डाला था कि आज मेरी आपसे बातचीत होगी, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके लिए सवाल भेजे हैं, कुछ बातें लिखी हैं। एक का कहना है कि वो आपसे सिर्फ बोलना चाहते हैं कि वो सब आपके साथ हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। एक आया है कि अगर किसी लड़की को दिल्ली में कंप्लेंट करनी हो तो सबसे ज़्यादा विश्वास वो किस पे दिखाए? अगर किसी चीज़ की उसे कंप्लेंट करनी है तो वो किस पे विश्वास दिखाए? देखिए, वैसे तो हम पुलिस को ही पुलिस पे ही जाता है कि नहीं पुलिस को, लेकिन कहीं कहीं पुलिस भी अपना काम सही नहीं करती है। लेकिन पुलिस में करे कंप्लेन, वहां से नहीं आता, ऊपर हम जा सकते हैं। ऊपर कमिश्नर हैं, ज्वाइंट सीपी हैं, डीएसपी हैं, तो कहीं ना कहीं तो सुनवाई हो जाएगी। तो हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि सीधे हम कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट तो लास्ट ऑप्शन है। तो हम पुलिस के ऊपर अधिकारों में जा सकते हैं, चाहे और पुलिस में, चाहे और जैसे मानव अधिकार, वो है क्या होता है, महिला आयोग होता है, उसमें भी हम कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। एक सवाल आया है कि फांसी के बाद क्या आपको लगता है कि निर्भया को इंसाफ मिल गया या नहीं मिला? देखिए, औपचारिक तौर पे तो उनको सजा हो गई तो इंसाफ मिल गया, लेकिन सही मायने में अगर कहें तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि उस टाइम पे इतने लोगों ने संघर्ष किया, इतने लोगों ने मार खाई, लेकिन हमारा समाज उससे सीखा, ना ही हमारा सिस्टम सीखा। तो अगर सामाजिक तौर पे कहें तो नहीं न्याय मिला, क्योंकि अगर समाज में हम रहते हैं तो समाज की बेटियां भी हमारी बेटियां हैं, समाज के बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, तो हालात और खराब हो गए हैं। तो इसलिए सामाजिक तौर पे नहीं मिला। एक सवाल है, राहुल गांधी जी ने कहा था, वादा किया था कि वो आपके बेटे को पायलट बनाएंगे, तो क्या आपके बेटे पायलट बन गए हैं? हाँ, एक बेटा पायलट बन गया है, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया था, उन्होंने उसको एडमिशन दिलवाने में उसको मदद करी थी, तो एक बेटा पायलट है। अच्छा। एक आया है कि निर्भया नाम किसने दिया था? किसने डिसाइड किया था कि ये केस अब निर्भया केस कहलाएगा और इसे निर्भया कहा जाएगा? देखिए, ये तो मेरे को नहीं पता। तो ये मेरे को लगता है कि समाज ने निर्भया नाम दिया, या किसने दिया, या मीडिया से निकला निर्भया नाम।
हमको लगता है मीडिया से निकला, तो सबने इसको फॉलो किया। बल्कि आज भी हम लोगों को निर्भया के माँ बाप के नाम से लोग जानते हैं। क्या आप अगली जिंदगी में लड़की बनना चाहेंगी, औरत बनना चाहेंगी? बिल्कुल बनना चाहेंगे। आपको प्रणाम बोला है, शिल्पी ने कहा है कि उनका कोई सवाल नहीं है, बस आपकी हिम्मत देखकर उन्हें हिम्मत मिलती है। एक और सवाल है, बेटी रात को 12 बजे कहाँ घूम रही है? माँ बाप को पता होना चाहिए। बेटी के साथ जब ऐसा होता है तो ज़्यादा बुरा क्या लगता है कि बेटी को ये सब सहना पड़ा, या वो जो तर्क आप सुनती हैं, जो वकील चीज़ें बोलते हैं या जो दुनिया समाज बोलता है, वो चीज़ ज़्यादा दुख देती है? ये सवाल भावना का है। जो हुआ या होता है वो तो दुखदाई है, लेकिन उससे भी बड़ा दुखदाई है जब हमें कोर्ट में हर जगह जा जाके उसको प्रूफ करना पड़ता है या लोगों का बात सुनना पड़ता है, तब तकलीफ होता है। क्योंकि हमारे केस में भी हमको भी कई लोगों ने कुछ कुछ बोला, तो सबसे बुरा जो समाज में गलत सोच है और लोग गलत बोलते हैं या लड़कियों को दोष देते हैं कि नहीं 12 बजे क्यों गई। तो आज जैसे हम कह रहे हैं कि बेटी का भी अधिकार है, तो वो पढ़ लिख रही है, तो जाहिर सी बात है अगर शहर में है कहीं है तो उस भीड़ में फंस सकती है, लेट हो सकती है। डिप्टी में है तो डिप्टी में भी भाई काम होते हैं, उसमें भी लेट हो सकती है, तो वो भी कारण हो सकता है। तो इसलिए समाज को नजरिया बदलना चाहिए और बात करने के बजाय, रेप बलात्कार करने के बजाय, कीचड़ उछालने के बजाय, अगर लड़की कहीं फंस जाती है 10 बजे रात को या 12 बजे रात को, तो उसको सपोर्ट करके उसको घर तक पहुंचाना चाहिए, ना कि बलात्कार करना चाहिए। बहुत सही बात कही आपने कि अगर नज़रिया बदल जाए तो अगर लड़की रोड पर बेचारी अकेली है तो आप मदद करके उसे अपने घर भी पहुंचा सकते हैं, तो माँ बाप भी नहीं डरेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा। और भी बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात ले लेती हूँ जो मुझे अच्छी लगी। एक का कहना है कि आप उनके लिए इंस्पिरेशन हैं, जितने भी नौजवान हैं जो काम करने बाहर निकलते हैं, लड़के लड़कियां, उनके लिए आप इंस्पिरेशन हैं, आप हिम्मत देती हैं कि आप आखिरी तक लड़ी और जब तक आपने अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिलाया तब तक आप पीछे नहीं हटी। आज भी मैं लड़ रही हूँ। मैं आज भी सबके लिए यही सोचती हूँ कि नहीं, किसी बच्चे के साथ, चाहे बच्चा है चाहे बच्ची है, किसी के साथ गलत ना हो, समाज की सोच बदले। और खासकर हम तो जो हमारे युवा बच्चे हैं चाहे बच्चियां हैं, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी आपसे उम्मीद है कि आप लोग समाज में अच्छा माहौल बनाओ, एक अपना थोड़ा सा समय निकाल के किसी को समझाओ, दूसरा किसी को समझाओ कि ये चीज़ें बदले। कि अगर कोई असहाय अगर लड़की चाहे कितना भी पढ़ी लिखी है, अगर कहीं बाहर फंस गई तो वो असहाय है, तो असहाय समझ के ही उसकी मदद करो, ना कि उसके साथ गलत करो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। मुश्किल होता होगा बार बार वही बातें दोहराते रहना, लेकिन आपसे बहुत लोगों को हिम्मत मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हमारे को भी, मैं आपके चैनल से माध्यम से जितने बच्चे बच्चियां हमसे जुड़े हैं या इस न्यूज़ से जुड़े होंगे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा खुश रहें और आगे बढ़ें। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आशा जी ने इस इंटरव्यू में कि अगर आपको रोड पर कोई लड़की अकेले दिखती है तो आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। उसको जिम्मेदारी समझिए, मौका ना समझिए। अगर आप उसको अच्छे से सेफली उसके घर पहुंचा देंगे तब आप एक अच्छे इंसान होंगे। ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताते जाइएगा। आपके मन में कोई बात है, कोई सवाल है, इतने सालों बाद एक बार फिर से आपने देखा कि उन्होंने बात की, क्या कुछ हुआ बताया, और आज भी समाज कुछ खास बदला नहीं है। इस सब चीज़ों के बारे में आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स में लिखते जाइएगा। हाई बाय निहारिका को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो भी कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में।